अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PWS एकेडमी। तो आज हम 12th क्लास फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 16 है अल्टरनेटिंग करंट, उसको डिस्कस करने लगे हैं। और ये जो आज का लेक्चर है इसमें मोस्टली जो है वो करंट का इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलें जी, अब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। AC जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। जैसा कि हम जानते हैं कि AC जनरेटर जो है वो करंट और वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, यानी करंट जो है वो AC जनरेटर जो है बनाता है। यहाँ से अब हम करंट की डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। यानी चार्जेस का फ्लो जो होता है उसको करंट कहते हैं, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बन जाएगी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को T से, तो I इज इक्वल टू Q ओवर T। यहाँ से अब हम इसके ऐसा यूनिट देखेंगे कि जो चार्ज है इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो कूलम पर सेकंड, और जो कूलम पर सेकंड है ये एम्पेयर के इक्वल होता है, एंड एम्पेयर इज SI यूनिट ऑफ करंट, और एम्पेयर जो है ये करंट का SI यूनिट है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि करंट और वोल्टेज ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि ये स्केलर इस वजह से है, हालांकि करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मगर ये स्केलर इस वजह से है कि ये वेक्टर्स कैलकुलस के रूल्स को जो है वो फुलफिल नहीं करता। अब हम टाइप्स ऑफ करंट की बात करते हैं। तो करंट की 2 टाइप्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसको AC करंट कहते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट करंट जिसको DC करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। ऐसा करंट कि जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसकी मिकदार और सिमत वक्त के साथ तब्दील हो, उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे कि ये इसका साइकिल है, हमने बनाया है कि अब ये देखें कि AC करंट जो है वो पॉजिटिव साइकिल यानी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस साइड पे फॉरवर्ड है, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसका। जैसे ही ये रेफरेंस लाइन से नीचे आएगा टाइम एक्सिस से, तो इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो अब इसकी डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है, क्योंकि ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो टाइम के चेंज होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, तो जब टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि हम टाइम जो है वो एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो टाइम के चेंज होने के साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट करंट क्या है। अ करंट हुज डायरेक्शंस कैन नॉट बी चेंज। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है कि जिसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, मगर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट भी रहती है, चेंज भी होती है। तो मैग्नीट्यूड की बुनियाद पे हम डायरेक्ट करंट को फर्दर 2 टाइप्स में आगे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब हमने अल्टरनेटिंग करंट की बात की तो इसमें मैग्नीट्यूड भी थी, डायरेक्शन भी है, और ये दोनों चेंज हो रही हैं टाइम के चेंज होने के साथ। मगर डायरेक्ट करंट में हमने ये कहा कि जी इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, मगर हमने इसकी मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं की, क्योंकि इसकी भी तो मैग्नीट्यूड होती है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होती है और चेंज नहीं भी होती, तो इस बुनियाद पर डायरेक्ट करंट की फर्दर टाइप्स हैं। तो आइए अब उन टाइप्स को देखते हैं। यानी डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है कि जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने के एतबार से जो डायरेक्ट करंट है इसकी 2 टाइप्स हैं। तो एक है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। अब ये जो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन की तरह कांस्टेंट रहती है, जैसे डायरेक्शन चेंज नहीं होती वैसे ही इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। तो इस डायग्राम से हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस में करंट है, एक्स एक्सिस में टाइम है। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस डायरेक्ट करंट की टाइम चेंज होने के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, इस वजह से ये कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है। उसके बाद हम बात करते हैं पल्सुएटिंग DC करंट। अब ये जो पल्सुएटिंग DC करंट है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम चेंज होने के साथ चेंज होती है, मगर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही रहती है DC करंट की। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द DC करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम। यानी ऐसा DC करंट, ऐसा डायरेक्ट करंट कि जिसकी मैग्नीट्यूड टाइम वक्त तब्दील होने के साथ तब्दील हो, बट डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज, मगर इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो ये इसकी डायग्राम है कि ये देखें जी, स्टार्टिंग में इसकी मैग्नीट्यूड 0 थी, अब इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, मगर डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट है, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से नीचे ही नहीं जा रहा, क्योंकि ऊपर ऊपर ही है, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट होती है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ AC करंट। अब नंबर 1 इसका एडवांटेज ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज स्मॉल, यानी इसको जो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र इसका किया जाता है, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है उसमें कम खर्च आता है। AC करंट को जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिशन करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए कम खर्च आता है। जैसे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, करंट बन रहा है, मेन पावर स्टेशन से दूसरे शहरों तक पहुँचाने में जो है वो कॉस्ट जो होती है, जो कीमत जो होती है इसकी ट्रांसमिशन की, वो कम लगती है। स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसको स्टेप अप भी किया जाता है, स्टेप डाउन भी किया जा सकता है। तो ये इसका क्या है, एक एडवांटेज है। स्मॉल
लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो जब हम इसकी ट्रांसमिशन करते हैं तो ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है इसकी डेसिपेशन जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी, कैन नॉट बी स्टोर, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर स्टोर करना है तो फिर डायरेक्ट करंट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जैसे कि हम उसमें रेक्टिफायर लगा के या कन्वर्टर लगा के इसको कन्वर्ट करते हैं करंट को एसी से डीसी में, फिर बैटरी में उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो जी एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। डेंजरस देन डीसी, डीसी से ज़्यादा खतरनाक है, अगर हम इसको टच करेंगे तो हमारे बचने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं, डैमेज हो सकता है। अगर ज़्यादा लग गया तो फिर तो दुनिया से चले जाएंगे। कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है वो इसको यूज़ नहीं किया जाता। कैन नॉट बी यूज फॉर कैपेसिटर चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग में भी ये यूज़ नहीं होता। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। अब ये जो टॉपिक है ये हम लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये तो कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की। मगर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाई है, और इस डायग्राम से हमने करंट की डायरेक्शन के बारे में बताना है कि करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है ड्यूरिंग अ साइकिल, वन साइकिल। तो जी ये एक एसी सोर्स है, और इसके साथ मैंने जो है वो एक लोड यानी रजिस्टर लगा दिया या कोई बल्ब लगा दें, तो हम ये देखते हैं कि इसमें से जब करंट जो है वो फ्लो करेगा तो ये हमने करंट के फ्लो का एक साइकिल बना लिया है, ठीक है। ये एक साइकिल है, ये इसकी वेव फॉर्म है। अब जैसे ही करंट 0 से इंक्रीज़ होगा, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो जो इसका टर्मिनल ए है ये पॉजिटिव होगा और टर्मिनल बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस वक्त जो करंट की डायरेक्शन होगी यानी 0 से लेके जैसे जैसे ये इधर आएगा, तो टाइम इसका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ऐसे ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे इसका टाइम पीरियड जो है वो t/2 हो गया। मगर इस टाइम पीरियड के दौरान इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और इस वक्त करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ए से बी टर्मिनल की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव ए के ऊपर है और नेगेटिव बी के ऊपर है। मगर जैसे ही ये रेफरेंस लाइन को या टाइम एक्सिस को क्रॉस करेगा तो ये नेगेटिव की तरफ चलता जाएगा, और इसका यहाँ पे जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड t/2 टू टी होगा। जब ये टाइम पीरियड होगा तो अब ये देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि एसी सोर्स की पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। और चेंज होके पहले बी के ऊपर नेगेटिव था तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। जब ये साइकिल इधर नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ आया इसकी वेव फॉर्म का ये, और ए क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया। तो अब जब बी पॉजिटिव बन गया, ए नेगेटिव बन गया, तो अब करंट फ्लो किस तरफ करेगा, बी से ए की तरफ। तो ये मैंने रेड में बनाया है कि अब करंट की डायरेक्शन जो है ड्यूरिंग अ नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव बी हो जाएगा और नेगेटिव ए हो जाएगा, और करंट की डायरेक्शन जो है वो बी से ए की तरफ होगी। मगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मगर नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में जो मैंने इनको लिखा है कि ड्यूरिंग टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t/2, यानी इस टाइम से इस टाइम तक जो करंट की डायरेक्शन है वो ए से बी तक है, और करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये मैंने नोट कर दिया। मगर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस वक्त टाइम पीरियड t/2 टू टी होगा, यानी t/2 से t तक होगा। तो इस वक्त जो है ये जो टर्मिनल बी था ये पहले नेगेटिव था, मगर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो गया, और ए पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया, पोलैरिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब ये बी से ए की तरफ होगा, और इस वक्त करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये आप लोगों ने इसको नोट रखना है कि जी जब टाइम जो है वो t इज इक्वल टू 0 टू t/2 होगा तो उस वक्त करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, मगर जब टाइम जो है वो t इज इक्वल टू t/2 टू टी होगा उस वक्त जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और ये मैंने बना के दिखा दिया इस डायग्राम में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑफ पोलैरिटी द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो चेंज। और देखें कि यहाँ पे इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, यानी पहले पोलैरिटी यहाँ पे ए के ऊपर पॉजिटिव थी, मगर जैसे ही इसने टाइम एक्सिस को क्रॉस किया तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे इन टर्मिनल्स के ऊपर पोलैरिटी भी चेंज होगी, जब पोलैरिटी चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइम पीरियड की तरफ। द टाइम इंटरवल t ड्यूरिंग विच पोलैरिटी इज रिवर्स्ड वंस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ एसी और अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी वो टाइम पीरियड कि जिसमें इस एसी करंट और एसी वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो रिवर्स्ड हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो टाइम पीरियड है वो t है, क्योंकि इसमें इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव थी तो यहाँ पे नेगेटिव हो गई, तो ये पॉजिटिव, ये इसकी जब पोलैरिटी चेंज हो रही है तो ये टाइम इंटरवल जो है यहाँ पे वो t है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट और एसी वोल्टेज वो होती है f इज इक्वल टू, यानी हम इसको कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब जो एसी का कॉमन सोर्स है एसी करंट का, एसी वोल्टेज का, वो है एसी जनरेटर, और इससे जो वोल्टेज हमें मिलती है, जैसे कि हमने जब एसी जनरेटर को पढ़ा तो वहाँ से जो हमें वोल्टेज मिली इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब थीटा है फेज उस कॉइल का एंगल, और थीटा जो है ये ओमेगा टी के इक्वल है। जैसे कि वो जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो जब रोटेट करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ओमेगा टी बनी, तो हमने थीटा की वैल्यू ओमेगा टी यहाँ पे पुट कर दी। अब ये जो ओमेगा है ये 2/f के इक्वल होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी आ गया। अब
हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो फिर हम इसकी जगह टाइम पीरियड की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2π/t बन जाएगा। तो फिर ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बन गई v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2π/t एंड साथ में मल्टीप्लाई t हो रहा है। अब ये जो स्मॉल t है ये सिंपल टाइम है, यानी वो टाइम जो हमने x एक्सेस में लिया ये, और ये जो कैपिटल T है ये इसका टाइम पीरियड है, यानी ये जो टाइम है इसका t/4 है, t/2 है, 3t/2 है और ये t है, तो ये इसका क्या है टाइम पीरियड है। यानी एक साइकिल में जो टाइम लगा है इसको क्या कहते हैं टाइम पीरियड। और यही स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन देखी है कि द टाइम इंटरवल t ड्यूरिंग विच पोलैरिटी इज रिवर्स वंस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ AC करंट और वोल्टेज। तो ये वो टाइम पीरियड है। अब हमने यहाँ से अब ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन शो दैट वोल्टेज इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट चेंजेस विद टाइम t। अब ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज जो है ये टाइम के चेंज होने के साथ चेंज हो रही है, यानी जब वक्त जो है वो तब्दील होता है तो वोल्टेज भी तब्दील हो जाती है। ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसकी वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाते हैं। तो आइए जी अब हम इसकी वेव फॉर्म देखते हैं कि वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड टाइम इज कॉल्ड वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी जो ग्राफ हम टाइम और वोल्टेज के दरमियान में लेंगे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगी हमारे पास, ठीक है। और इस डायग्राम से हमें एक ये भी पता चला कि ये जो वोल्टेज है ये फंक्शन ऑफ साइन है और ये टाइम के चेंज होने के साथ जो है वो चेंज हो रही है। तो अब हम इसकी ये जो वेव फॉर्म बना लेंगे इसकी वोल्टेज की। तो हमने क्या किया कि x एक्सेस में टाइम ले लिया, y एक्सेस में वोल्टेज ले ली। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अब ये इसकी फंक्शन, क्योंकि वोल्टेज जो है वो फंक्शन ऑफ साइन है तो ये एक साइन कर्व बनेगी इसकी। अब वोल्टेज जो है जब टाइम 0 था तो उस वक्त वोल्टेज भी 0 थी। अब जैसे ही टाइम चेंज होना स्टार्ट हुआ तो ये पॉजिटिव साइकिल जो है वो वेव फॉर्म जो है वो यहाँ तक आई। इस वक्त यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड है वो t/4 है, मगर इसका जो फेज़ है वो π/2 है। जब फेज़ π/2 होगा तो वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब टाइम चेंज हो रहा है मगर इसकी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और इस पॉइंट पे आके वोल्टेज फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फेज़ π/2 है और टाइम पीरियड t/2 है। अब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है मगर अब यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो जब यहाँ पे आएगी वेव फॉर्म तो यहाँ पे जो फेज़ बनेगा वो 3π/2 है और टाइम पीरियड यहाँ पे 3t/2 है। तो इस वक्त वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी मगर नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब फिर वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होते होते इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। जब इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो यहाँ पे जो फेज़ है वो 2π है और टाइम पीरियड t है, और हम जानते हैं कि जो 2π इसको हम 360 कहते हैं, यानी एक पूरा साइकिल हो गया इसका, ऐसे एक कंप्लीट साइकिल बन गया। अब जो साइन अगर 2π होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज क्या है जी, 0 है। रेफरेंस लाइन के ऊपर जब वेव आ जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसकी वेव फॉर्म है वोल्टेज की टाइम के साथ, यानी जो हमने वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ बनाया है ये इसकी वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अब इसकी वैल्यूज़ मैंने इस टेबल में बनाई हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि टाइम के चेंज होने के साथ, फेज़ के चेंज होने के साथ वोल्टेज चेंज हो रही है, मगर अब हम इस टेबल में देखते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, यानी जब टाइम t इक्वल टू 0 था उस वक्त फेज़ भी क्या था, 0 था। जब फेज़ 0 था तो वोल्टेज 0 होगी, करंट भी 0 होगा। तो ये सारी चीज़ जो है वो आप यहाँ से देखिएगा। अब ये देखें मैंने किस तरह से ये वैल्यूज़ फाइंड की हैं। देखें स्टार्टिंग में हमने वही फार्मूला लेना है जो इसका हमने फाइंड किया था, v इक्वल टू v नॉट साइन 2π/t और t। अब जब टाइम 0 है तो यहाँ पे t की वैल्यू हम 0 लेंगे, तो जब t की वैल्यू यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो वोल्टेज भी 0, करंट भी 0। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वोल्टेज भी 0 होगी, करंट भी 0 हो गया। अब जब टाइम पीरियड t/4 होगा, यानी यहाँ पे वेव फॉर्म होगी, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, यहाँ पे t/4 हुआ और यहाँ पे फेज़ क्या बना जी, थीटा इक्वल टू π/2 या 90, क्योंकि ये 90 होता है। तो जब हम यहाँ पे इस फार्मूले में t की वैल्यू t/4 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखिए मैंने जब t की वैल्यू ये t/4 पुट की तो t के साथ t कट गया और 2 इधर इसके साथ जो है वो डिवाइड हुआ, तो ये बन गया हमारे पास v इक्वल टू v नॉट साइन π/2 और साइन π/2 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये कि v इक्वल टू v नॉट मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिलेगी और मैक्सिमम करंट भी मिलेगा, ठीक है। तो अब ये देखें कि जब टाइम t/4 था उस वक्त फेज़ π/2 था तो वोल्टेज हमें मैक्सिमम मिली, करंट भी हमें मैक्सिमम मिल गया, इंस्टेंटेनियस करंट भी मैक्सिमम मिला, वोल्टेज भी मैक्सिमम मिली। अब जैसे ही टाइम पीरियड जो है वो t/2 हुआ तो जब हमने इस फार्मूला में टाइम की वैल्यू जो है वो जो सिंपल टाइम था इसकी हमने t/2 पुट की, तो ये देखें t के साथ t कट गया, 2 के साथ 2 तो पाई रह गया और साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन पाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब ये फैक्टर 0 होगा तो ये सारा 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, वोल्टेज 0 तो करंट भी 0 हो गया। तो ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दिया, t इज इक्वल टू t/2। तो फेज़ क्या होगा जी, पाई होगा यानी 180 होगा। तो जब फेज़ 180 होगा तो साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो वोल्टेज भी 0, करंट भी 0 होगा। और सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है मगर नेगेटिव में होती है, क्योंकि फेज़ क्या है 270 बन रहा है और टाइम पीरियड इसका क्या है 3t/2 है। और जब वोल्टेज नेगेटिव होगी तो करंट भी नेगेटिव होगा। और जब ये वेव यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे फेज़ क्या बन रहा है जी 2π,
और टाइम पीरियड t बन रहा है, फेज 2 पाई यानी 360 बन रहा है, तो साइन 360 0 के इक्वल होता है, तो v इज इक्वल टू 0, और जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट भी 0 हो जाएगा। तो ये है वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि वाकई हकीकतन ही ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वोल्टेज टाइम के चेंज होने से चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। और ये जो हमने वोल्टेज और टाइम के दरमियान ये ग्राफ बनाया है, ये वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी, और ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो पेपर वर्क किया था। तो ये कंसेप्ट के लिए है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये टेबल जो है वो हमने किस तरह से बनाया है। इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो करंट और वोल्टेज की, वो क्या होती है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो होती है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन देख लें कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है उसको हम जो है रेफरेंस पॉइंट से ले रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। The value of voltage or current that exists in a circuit at any instant of time t measured from some reference point is known as instantaneous value of voltage or ये है जी रेफरेंस पॉइंट, जिसको टाइम एक्सिस कहते हैं, ये जो हमने बनाया है। अब ये देखें कि इससे हम जो है वोल्टेज की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। अब जैसे टाइम चेंज होगा जीरो से, जब जीरो टाइम था तो फेज़ जीरो था, वोल्टेज भी जीरो थी। जैसे टाइम चेंज हुआ तो यहाँ पे टाइम जो है वो t/4 हो गया और फेज़ जो है वो π/2 हो गया। तो अब देखें यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो टाइम चेंज होने के साथ साथ उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन प्लस मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि V0 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, एंड नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी होगी वो V0 होगी, ठीक है। और जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इसको V से जो है वो डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला होगा V इज इक्वल टू V0 साइन 2π/t, और ये सिंपल टाइम t आ गया इसके साथ, और ये t टाइम पीरियड है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ पे f आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू V0 साइन 2π/f t आ जाएगा। तो रिजल्ट ये है कि करंट और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जो है, ठीक है, और वो टाइम के किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हो यानी रेफरेंस पॉइंट से, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसके बाद अगर हम पीक वैल्यू की बात करें, द मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन 1 साइकिल, यानी वोल्टेज और करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू जो 1 साइकिल में होती है। अब ये देखें, ये जो है वेव का पूरा एक 1 साइकिल। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वोल्टेज जीरो था, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो यहाँ पे जो है वो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है V0 से मुराद है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ये पीक वैल्यू है इसकी। और अगर हम यहाँ पे करंट की कंसीडर करें तो वो I0 होगी, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगा। पीक टू पीक वैल्यू, इट इज़ द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज़, यानी ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव पीक है, यहाँ पे नेगेटिव पीक है, इन दोनों को जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो पीक टू पीक वैल्यू है। और इसको कैसे लिखा जाता है, P' वैल्यू। देखें इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, मगर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव ही है, वो हमने V लेनी है। तो देखिए क्योंकि ये सम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पीक का, तो ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव है, तो मगर इसकी मैग्नीट्यूड तो V है ना, तो इसको हम लिखेंगे V0 प्लस V0 इज इक्वल टू 2V0। तो ये पीक टू पीक वैल्यू है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की जो समझ है वो अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आपसे फिर आखिर पे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।